नमस्कार दोस्तों, इस साल फरवरी 2025 की शुरुआत में ही अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए शुल्क लगाने की घोषणा कर दी थी। ट्रंप ने अवैध प्रवास और अमेरिकी में फेंटानाइल की बढ़ती आपूर्ति की हवाला देते हुए सभी कनाडाई आयातों पर 25% का शुल्क और ऊर्जा उत्पादों पर 10% का शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये शुल्क 4 फरवरी 2025 से लागू होने वाले थे। इसके जवाब में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से आने वाले 30 अरब डॉलर के सामान पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिया है कि 21 दिनों के सार्वजनिक परामर्श के बाद से ही यह शुल्क 125 अरब डॉलर के अतिरिक्त अमेरिकी उत्पादों पर भी लागू किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, बढ़ते आर्थिक तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने शुल्क को 30 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। इस शर्त के तहत कनाडा ने अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत करने का वादा भी किया है, जिसमें एक खास फेंटेनाइल अधिकारी की नियुक्ति और अमेरिका के साथ मिलकर ड्रग तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त टीम बनाना था। लेकिन इस अस्थायी राहत के बावजूद भी अभी तक चिंता बनी हुई है। आर्थिक विशेषज्ञों को कहना है कि ये शुल्क उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं और यहाँ तक कि अमेरिका कनाडा के पारंपरिक व्यापार संबंधों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। व्यापार वार्ता अभी भी जारी है और दोनों देश शुल्क को अस्थायी रूप से रोकने के लिए समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका पर वर्षों से चली आ रही निर्भरता को छोड़कर अब कनाडा, खासकर अल्बर्टा, अपनी ऊर्जा आपूर्ति को जापान और अन्य एशियाई देशों तक पहुंचाने की रणनीति बना रहा है। जापान, जो कि दुनिया में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, इसे कनाडा के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। यह बदलाव सिर्फ व्यापार का ही नहीं, बल्कि कनाडा की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी उसकी स्थिति को भी पूरी तरह से बदल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी व्यापार विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और श्रमिक संघों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में चर्चा का केंद्र यह है कि आखिरकार कनाडा अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता को कैसे कम कर सकता है और कैसे आंतरिक व्यापार को भी और ज्यादा बढ़ावा देकर नए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से जुड़ सकता है। साथ ही पहले रद्द की गई ऊर्जा परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और नई तकनीकों को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह रणनीति न केवल कनाडा के ऊर्जा क्षेत्र को नया जीवन देगी, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा खिलाड़ी भी बना सकती है। अगर दोस्तों यह योजना सफल हो जाती है तो फिर कनाडा, जापान और अन्य एशियाई देशों के लिए एक भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जिसे उसकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिलेगी और साथ ही वैश्विक बाजार में उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। अल्बर्टा और जापान के बीच ऊर्जा साझेदारी को लेकर के नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हाल ही में अल्बर्टा की पर्यावरण मंत्री रेबिका सुल्ज ने टोक्यो का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने जापान की शीर्ष ऊर्जा कंपनियों से मुलाकात की थी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अल्बर्टा की प्राकृतिक गैस और ऊर्जा निर्यात को मजबूत करना और साथ ही जापान की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करना था। जापान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है, वह अपनी ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए विश्वसनीय भागीदारों की तलाश में है और अल्बर्टा इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। रेबिका सुल्ज ने जापान की सबसे बड़ी एलएनजी खरीदार कंपनी JRA से मुलाकात भी की है, जहां पर अल्बर्टा से दीर्घकालिक गैस आपूर्ति पर चर्चा भी हुई है। उन्होंने जापान गैस एसोसिएशन के अधिकारियों से भी मुलाकात की है, जिसमें टोक्यो गैस जैसी कंपनी शामिल थी। इन बैठकों का उद्देश्य जापान की ऊर्जा बाजार को समझना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इसके अलावा जापान ने तेल, गैस, धातु कंपनी जोगमेक के साथ निवेश और साझेदारी पर चर्चा की है। जोगमेक जापान की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति निवेश करता है। अगर यह साझेदारी आगे बढ़ती है तो फिर अल्बर्टा को एक अस्थायी निर्यात बाजार मिलेगा और इसके साथ में ही जापान की तकनीकी विशेषता में नए अवसर ला सकती है। दौरे का एक और प्रमुख पहलू क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना था, क्योंकि जापान कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नई रणनीतियां बना रहा है और अल्बर्टा इसमें सहयोग भी कर सकता है। इसमें हाइड्रोजन उत्पादन, कार्बन कैप्चर तकनीक और अन्य पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। जापान अल्बर्टा ऊर्जा साझेदारी आने वाले वर्षों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नया बढ़ावा दे सकती है। जापान को एक स्थिर ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी, जबकि अल्बर्टा अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके नई तकनीकी का अवसर ढूंढ सकेगा। और अब हमें देखना दिलचस्प होगा कि इन बैठकों के बाद आखिरकार क्या बड़े निवेश और समझौते होते हैं
और ये साझेदारी वैश्विक ऊर्जा बाजार में क्या नए अवसर को खोलती है। कनाडा की ऊर्जा आपूर्ति में जापान की भूमिका बेहद अहम है, खासकर भौगोलिक निकटता और स्थिर ऊर्जा स्रोत के कारण। कनाडा का पश्चिमी तट जापान के लिए अमेरिका का गल्फ कोस्ट की तुलना में काफी ज्यादा करीब है, जिससे कि शिपिंग लागत और समय में भारी कमी आती है। वैंकूवर से टोक्यो की समुद्री यात्रा केवल 11 दिन में पूरी हो जाती है, जबकि दोस्तों वहीं पर अमेरिका के गल्फ कोस्ट से ही जापान जाने के लिए जहाजों को पनामा नहर पार करनी पड़ती है, जिससे कि समय लंबा हो जाता है, शुल्क भी बढ़ जाता है। इसी कारण से जापान के लिए कनाडा एक अधिक सुविधाजनक और किफायती ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। इसके अलावा जापान जैसे देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसमें कनाडा एक भरोसेमंद साझेदार साबित होता है। कनाडा की सरकार राजनीतिक रूप से स्थिर है, जिससे जापान को यह आश्वासन मिलता है कि उसकी ऊर्जा आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आ पाएगी। जापान जैसी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा खतरा हो सकती है, इसीलिए कनाडा जैसी स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति जापान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कनाडा का एलएनजी पर्यावरण के अनुकूल है और अमेरिका के एलएनजी के तुलना में 40% कम कार्बन उत्सर्जन करता है और यह जापान की स्वच्छ ऊर्जा नीति के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, क्योंकि जापान लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस हरित पहल के तहत जापान उन देशों से एलएनजी खरीदने को प्राथमिकता दे रहा है जिनके ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है। इस तरह कनाडा न केवल एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनता है, बल्कि जापान की दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का भी अहम हिस्सा बन सकता है। दोनों देशों के बीच यह ऊर्जा सहयोग आने वाले वर्षों में और ज्यादा मजबूत होने की पूरी संभावना है। कनाडा में कई बड़ी एलएनजी परियोजनाएं शुरू हो रही है, जो इसे दुनिया में एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनाएंगे। इनमें सबसे बड़ी परियोजना एलएनजी कनाडा है, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के किटीमैट में 40 अरब डॉलर की लागत से बनाई जा रही है और यह 2025 तक लगभग 14 मिलियन टन एलएनजी का निर्यात शुरू करेगी। और इसी परियोजना में जापान की कंपनी मित्सुबिशी की 15% लगभग हिस्सेदारी है, जिससे कि जापान के लिए भी यह महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी सबसे बड़ी परियोजना वुड फाइबर एलएनजी है, जो कि स्क्वामिश ब्रिटिश कोलंबिया में बनाई जा रही है और यह 2027 तक 2.1 मिलियन टन एलएनजी का उत्पादन शुरू करेगी। ये प्रोजेक्ट पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है और स्थानीय स्वदेशी समुदायों के साथ में मिल करके लगातार काम भी कर रहा है। इसके अलावा सीडर एलएनजी कनाडा का पहला स्वदेशी एलएनजी प्रोजेक्ट है, जिसे हाई द नेशन और निजी कंपनियों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल स्वदेशी समुदायों को आर्थिक लाभ देगी, बल्कि दोस्तों कनाडा के ऊर्जा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत भी बनाएगी। ये सभी परियोजना कनाडा को एलएनजी के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएंगे और जापान जैसे देशों को स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा की आपूर्ति में मदद करेगी। अमेरिका से बढ़ते व्यापार तनाव और संभावित टैरिफ के चलते कनाडा अब अपनी ऊर्जा और व्यापार रणनीतियों को वैश्विक स्तर पर विविधता देने में लगातार जुटा है। जापान जैसे स्थिर और विश्वसनीय भागीदारों के साथ साझेदारी से कनाडा न केवल अपनी आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, बल्कि अमेरिका पर निर्भरता को भी कम कर सकता है। और आने वाले महीनों में यदि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता किसी अस्थायी समाधान तक नहीं पहुंचती है, तो फिर कनाडा अपनी रणनीति को और ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू कर सकता है, जिससे कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही दोस्तों डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी मिल सके। जय हिंद।